नमस्कार। बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि प्रशांत किशोर ने औपचारिक तौर पर अपने पार्टी की घोषणा कर दी है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो प्रशांत किशोर नीतीश कुमार को अधिकारी राज के लिए घेरा करते थे, उन्होंने अपनी पार्टी के अध्यक्ष एक अधिकारी को ही बनाया है। और इतना ही नहीं, नीतीश कुमार जो कि शराबबंदी पूर्णतया लागू चाहते हैं बिहार में, प्रशांत किशोर कहते हैं कि मेरी सरकार आते ही अगले 1 घंटे में शराबबंदी को हटा दिया जाएगा और उन पैसों से बिहार में शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ की जाएगी। सवाल कई हैं जिसको लेकर के प्रशांत किशोर काफी ज्यादा वोकल हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि प्रशांत किशोर जिस मंशा से बिहार में अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, वो किस हद तक कामयाब होगी, और वो अगर कामयाब होती है तो इसका नुकसान किसको होगा? क्योंकि शराबबंदी जेडीयू बिल्कुल लागू रखना चाहती है, प्रशांत किशोर इसे हटाना चाहते हैं। जहां तक सवाल है अधिकारी राज का, तो प्रशांत किशोर कहते हैं कि लालू राज में जंगल राज था, नीतीश राज में अधिकारी राज का जंगल राज है। मतलब अधिकारी सारे फैसले लेते हैं। नीतीश कुमार इस तरीके से स्वस्थ नहीं है कि वो सारे फैसले ले सकें। मतलब बहुत साफ है कि प्रशांत किशोर एक बार नहीं कई बार कह चुके हैं कि 4 ऐसे रिटायर्ड अधिकारी हैं जो नीतीश के बदले फैसले ले रहे हैं, पूरे बिहार को चला रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार किन के हाथों में है। जिनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है वही बिहार को चला रहे हैं। हम इन तमाम मुद्दों के बारे में बात करेंगे कि आखिरकार प्रशांत किशोर अपनी राजनीति से बिहार को किस ओर ले जाना चाह रहे हैं, और क्या प्रशांत किशोर के साथ जो सारे लोग जुड़े हैं, क्या प्रशांत किशोर को उन लोगों के साथ चलने के बाद बिहार में कामयाबी हासिल होगी? ये ऐसे कई सवाल हैं जिनको हम जानने का प्रयास करेंगे और आपको बताएंगे कि उनकी असली रणनीति क्या है। वो किस रणनीति के सहारे लालू प्रसाद और नीतीश कुमार से अलग बिहार की राजनीति को ले जाना चाहते हैं। आइए पहले सुनते हैं प्रशांत किशोर क्या कह रहे हैं, उसके बाद हम शुरू करेंगे चर्चा। तो शराबबंदी हटाएंगे तो ये तय किया कि शराब से आने वाला टैक्स का पैसा वो बजट में नहीं जाएगा, नेताजी के सुरक्षा के लिए नहीं खर्चा होगा, सड़क बिजली पानी के लिए नहीं होगा। जितना शराबबंदी के टैक्स का पैसा होगा अगले 20 बरस बिहार में सिर्फ और सिर्फ नई शिक्षा व्यवस्था बनाने के लिए खर्च किया जाएगा। अब समझ में आया काहे हटाना चाहते हैं? हर बरिस 20,000 करोड़ रुपया शराबबंदी के चलते नुकसान हो रहा है। तो 20 बरस के पैसे को, शराब के टैक्स को अगर आप नई शिक्षा के व्यवस्था के लिए खर्चा करें तो 4 लाख 5 लाख करोड़ रुपया बिहार के बच्चों के मुस्तकबिल को बदलने के लिए उपलब्ध हो जाएगा। प्रशांत किशोर जी तो एक राजनीतिक, आज तक जितना हम लोग जाने हैं, प्रशांत किशोर जी राजनीतिक दलों के मैनेजमेंट का काम करते रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिन जिन पार्टियों का प्रशांत जी ने मैनेजमेंट किया, दोबारा उस पार्टी ने उनको मौका नहीं दिया। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो 14 में, 15 में महागठबंधन हो, चाहे टीएमसी हो, केजरीवाल, किसी भी पार्टी ने दोबारा इनको मौका नहीं दिया। तो आप इससे समझ सकते हैं कि इनकी व्यवस्था और इनके काम करने के तरीके कितने सौम्य रहे होंगे उन पार्टियों से कि दोबारा इनको मौका नहीं मिला। लेकिन आज तक ये राजनीतिक दलों के मैनेजमेंट का काम करते हैं और आज इनकी विस्तारवादी आत्मा है जो जग गई है, और विस्तारवादी आत्मा राजनीतिक करना चाहती है। राजनीतिक पार्टी का उन्होंने आज 2 तारीख को स्थापना किया है। राजनीतिक दल का नाम रखे हैं जन स्वराज और तारीख रखे हैं 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का। लेकिन क्या बोलते हैं कि मैं जैसे ही सत्ता में आऊंगा 2 घंटे के अंदर शराबबंदी को इस प्रदेश से उठाऊंगा। तो जो महात्मा गांधी के नीति और महात्मा गांधी के कार्यों पर विश्वास करता है, उनके तारीख पर अपने स्थापना दिवस मनाता है और उनकी नीति के विरुद्ध
निर्णय करता है। तो इसी से समझ जाइए कि कितना महात्मा गांधी के प्रति समर्पित लोग हैं। तो देखिए, जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने किस तरीके से प्रशांत किशोर को घेरा है। दरअसल वो दिन 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का जन्मदिन, और महात्मा गांधी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर उन्होंने अपने पार्टी की घोषणा की है। लेकिन प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि सरकार बनते ही 2 घंटे के भीतर शराबबंदी हटा दी जाएगी और उस पैसे से शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा। दरअसल वो कहते हैं 20,000 करोड़ का हर साल नुकसान हो रहा है। बिहार में एक समानांतर इकोनॉमी चल रही है। ऐसे में इन पैसों का किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए, ये दावा प्रशांत किशोर कर रहे हैं। लेकिन सवाल बहुत गंभीर है। सवाल गंभीर इसलिए भी है कि क्या ऐसा कर प्रशांत किशोर मुस्लिम वोट को साध पाएंगे, जिसको साधने की बात वो अक्सर करते रहे हैं। वो कहते हैं कि जो जाति की संख्या है उसके हिसाब से हम टिकट बांटेंगे। तकरीबन 40 मुसलमान उम्मीदवार को मैदान में उतारने की बात कह रहे हैं। अब ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि प्रशांत किशोर जिन मुद्दों पर चुनावी मैदान में उतरने की बात कह रहे हैं, वो आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी को किस हद तक नुकसान पहुंचाएगी, ये हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ प्रशांत किशोर के साथ जो लोग जुड़े हैं, चाहे देवेंद्र प्रसाद यादव हो, आरजेडी से निकल करके प्रशांत किशोर के साथ आए हैं, पूर्णमासी राम हो, वो प्रशांत किशोर के साथ आए हैं, और जान लीजिए ऐसे कई सारे नेता हैं जो प्रशांत किशोर के साथ आए हैं। कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 100 के आसपास अधिकारी हैं जो प्रशांत किशोर के लिए काम करने को तैयार हो चुके हैं। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि नीतीश कुमार को अधिकारी राज के लिए कोसने वाले प्रशांत किशोर क्या अधिकारियों और तमाम दलों के रिटायर्ड नेताओं की मदद से प्रशांत किशोर किस हद तक कामयाब हो पाएंगे, ये हम जानने का प्रयास करते हैं। साथ ही साथ आपको हम बताएंगे कि उनकी रणनीति क्या है, किस रणनीति पर चलकर वो आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी सबको नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं और अपने लिए बिहार में एक बड़ा पॉलिटिकल स्पेस तैयार करना चाह रहे हैं। आइए आपको परिचय कराते हैं हम अपने मेहमान से जो हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं शाहान परवेज, आरजेडी प्रवक्ता हैं, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ विवेक कुमार जी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता जन स्वराज पार्टी हैं, आपको भी बहुत स्वागत है और बधाई भी कि आपकी पार्टी की स्थापना कल हो गई विवेक जी, इसलिए बहुत बहुत बधाई। और साथ ही साथ हमारे साथ जीएम शाहीन साहब हैं, जेडीयू प्रवक्ता, आपको भी बहुत बहुत स्वागत है, आपका स्वागत है। आपके एक नए कंटेंडर मैदान में उतर आए हैं जो कभी आपके लिए रणनीति बनाया करते थे, तो इससे आप कितने परेशान होंगे ये तो आपसे बात करने के बाद पता चलेगा। और साथ ही साथ हमारे साथ डॉक्टर संजय कुमार हैं, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत स्वागत है। विवेक जी, पहले आपके पास आना चाहूँगा क्योंकि नई पार्टी के रूप में अब आप मैदान में आ चुके हैं, बिहार की जनता का भरोसा जीतने के प्रयास में आप लग चुके हैं। सवाल एक सीधा आपसे, और वो सवाल सीधा इस तरीके से है कि कई बार हमने मीडिया में पढ़ा, आप लोगों से बात की, आप कहते हैं कि मुसलमान को तेल की तरह सिर्फ जलाया गया है, उसका इस्तेमाल किया गया है, और दूसरी तरफ आप कहते हैं हम शराबबंदी तुरंत हटा देंगे। क्या आपको लगता है कि शराबबंदी आप हटाएंगे ये मुसलमानों के बीच के नेगेटिव मैसेज नहीं देगा? क्योंकि मुस्लिम समाज में शराब हराम है, ये सबको पता है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि आप राजनीतिक मैदान में आते हैं और आप ऐसा मुद्दा छूते हैं और उसको लेकर के जिस दबंगई से आप बात करते हैं, क्योंकि इसका विरोध सारी पार्टियां करती हैं पर बोल नहीं पाती, पर आपने साफ कह दिया कि हम सरकार बनते ही 2 घंटे के अंदर इसको शराबबंदी कानून हटा देंगे और इन पैसों से जो टैक्स आएगा उससे हम शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करेंगे। पर मेरा सवाल यह है कि शराबबंदी हटाएंगे तो क्या मुसलमान आप पर भरोसा करेगा? बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी और बाकी साथी। देखिए, ये सब मुसलमान को अच्छा लगेगा कि उनको अच्छा लगेगा, ये सब तो तब सवाल होता है जब आप जनता को एक वोट बैंक की तरह देखते हैं, जो कि बिहार की सारी पार्टियां 30-40 साल से देखती रही है।
जब आप जनता को वोट बैंक नहीं देखते हैं और जनता के बेहतरी के बारे में सोचते हैं ताकि जनता का राज आए, आप जब ये सोचते हैं कि बिहार के बच्चों को कैसे अच्छी शिक्षा मिले, तब आप पंकज जी इन लेंसों से, जिस मैं आपको इतने देर से सुन रहा हूं कि भैया ये नाराज हो जाएंगे, ये खुश हो जाएंगे, ये जाति आपके साथ आएगी कि नहीं आएगी, जब आप जनता को एक ट्रांजैक्शनल रूप से देखते हैं कि भैया ये हमारे वोट बैंक हैं, जब हम लोग वो सोच ही नहीं रहे हैं। जन स्वराज की सोच साधारण सी है कि अगले 10 साल में बिहार को अग्रणी राज्य में लेकर आना है, भारत के 10 अग्रणी राज्य में लेकर आना है। तो वो जो भी करना पड़ेगा जिससे बिहार के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, बिहार के बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिले ताकि उनको पलायन न करना पड़े, बिहार के किसान को खेती करने के अच्छे अवसर मिले, भूमि सुधार लाया जाए, महिलाओं को ऋण मिले, जो बूढ़े हो गए हैं उनको सम्मान मिले, 2000 का सम्मान राशि मिले। जब आप इस तरीके से सोचते हैं कि जनता का हित किसमें है, जब जनता आपके लिए सिर्फ वोट बैंक नहीं है, तो आप जाति आधारित बात या जनता को खुश करने के लिए या किसी पर्टिकुलर समुदाय को प्लीज करने की बात नहीं करते हैं। वो अंतर विरोधाभास तो तब रहता है जब आपका एक ही मंशा है कि किसी न किसी प्रकार से सत्ता में बैठे रहें और जनता के लिए आप एक बार 5 साल में एक बार जाएं, उनसे वोट लें। मैं पिछली बार भी आपके शो में आया था, तो ज्यादातर जब प्रशांत जी पिछले 2 साल से गांव में घूम रहे हैं, तो ज्यादातर गांव में जो गुस्सा है उसको इस सेंटेंस से, इस वाक्य से चाची लोग बताती हैं कि रे बउआ नेता तो 5 साल गुड़ खाए छे, एक बार कान छेदवावे ले आवे छे। तो ये आपको कहीं ना कहीं अलग तरीके से अलग अलग गांव में आपको सुनाई देता पड़ता है। तो ये सब कोई मुद्दा ही नहीं है। आपने कल देखा कि कल पार्टी लॉन्च हो गई है और पूरा 5 चीज, जनसुराज आएगा तो वो 5 क्या काम हो जाएगा वो भी प्रशांत जी ने बता दिया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जिससे अब आपके जो प्रवक्ता आ रहे हैं उनको बहुत दिक्कत होगी कि जाति और धर्म की बात ना करके जनसुराज और प्रशांत जी कह रहे हैं कि ये 5 चीज इस तरीके से होगा। बिहार में राजनीतिक बंधुआ मजदूरी के चलते नेताओं को आदत नहीं था जनताओं के नहीं, वो देखिए वो सारी बातें ठीक है। मैं एक सवाल आपसे और लेना चाहूंगा। देखिए बीजेपी ने बहुत प्रयास किया कि जाति से ऊपर उठ करके वो धर्म के आधार पर जातियों को गोलबंद कर सके। बिहार में बीजेपी अभी तक कामयाब नहीं हो पाई है। उनको नीतीश कुमार की जरूरत पड़ती है। ये जो आप रेनबो पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं बिहार में, और आप चाह रहे हैं कि जाति के मकड़ जाल को तोड़ दें, जो कि आप कह रहे हैं, लेकिन टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में आप कह रहे हैं कि जाति की आबादी के हिसाब से हम टिकट बांटेंगे, कोई नेग्लेक्टेड नहीं रहेगा। तो सवाल यह है कि यह भी तो अपने आप में एक विरोधाभास है ना। जाति एक सच्चाई है बिहार में और वो डीपली रूटेड है, इससे अलग आप सोच नहीं सकते। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि ऐसे सेंसिटिव मुद्दों को अगर आप छुएंगे तो आपको मालूम है कि आपका हाथ जलेगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इस बात को आप समझने का प्रयास करिए। जब आरजेडी इनके साथ आती है तो वो भी नीतीश कुमार के शराबबंदी के फॉर्मूले का गुणगान करने लगती है। जब बीजेपी आती है तो वो भी नीतीश कुमार के शराबबंदी के फॉर्मूले का गुणगान करने लगती है। ऐसे में सवाल उठता है कि 18% आबादी वाले मुसलमानों के वोट को साधना आपका भी मकसद है, और इस मकसद में आप कैसे कामयाब हो जाएंगे? क्योंकि आपका अपोनेंट तो ऐसे ही आपको उड़ा देगा, कहेगा देखिए ये शराबबंदी खत्म करना चाह रहे हैं और उसके पैसे से शिक्षा बांटना चाह रहे हैं। ये क्या दूसरे अरविंद केजरीवाल होने जा रहे हैं क्या? देखिए, तो समझने का फेर है, वही है कि हम वही सुनते हैं जो सुनना चाहते हैं। कल भी प्रशांत जी ने जब जनसुराज पार्टी का लॉन्च हुआ तो एकदम खुले शब्दों में कहा कि भाई जनसुराज के पहले अध्यक्ष जो मनोज भारती जी बने हैं, जो कि काबिल इंसान हैं, जो दलित समुदाय से आते हैं। आप बात समझिए कि अगर 1000 काबिल इंसान हैं और आपको 100 लोगों को चुनना है तो वो उस हिसाब से चुनना है कि जितनी जिसकी समाज में भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। लेकिन बिहार के नेताओं ने क्या किया है कि जिस जाति की समाज में जितनी भागीदारी, उनको राजनीतिक हिस्सेदारी तो नहीं मिली, लेकिन उनकी बीमारी में, गरीबी में, पलायन में, भूखमरी में, कुपोषण में, इसमें उनकी भागीदारी बढ़ चढ़ के है। सारा आंकड़े आप देखेंगे, ज्यादातर नेता बोलते हैं कि सामाजिक न्याय के लिए अति पिछड़ों को गोलबंद होना पड़ेगा तभी सामाजिक न्याय आएगा। लेकिन अति पिछड़ों को गोलबंद करके इन्होंने क्या सामाजिक न्याय दिया? क्या जिन जातियों से आते हैं उन जातियों में ही आप बता दीजिए, आप मेरे को पंकज जी, 10, 15, 25 हजार परिवार
जो गरीबी रेखा से बाहर निकल गए हों। शाहीन साहब, आपके पास आ रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि इनकी बातों को का जवाब आप बेहतर वो तो सुन तरीके लिया, से दें। पहले में ही समझ आया ये बोलना क्या चाहते हैं। वो तो जाहिर सी बात है, वो थोड़ी दूध वाला थोड़ी बोलेगा कि मेरा दूध खराब है। शाहीन साहब को मौका मिलना चाहिए, सीनियर है। नहीं नहीं, मैं शाहीन साहब के पास ही जा रहा और हूं। विवेक जी, शाहीन आपसे साहब, बात कर शाहीन रहे हैं। साहब, सुनो, शाहीन साहब, जी, अभी हाँ। आप जिंदगी की शुरुआत कर रहे हो, अभी फर्स्ट मैं यही सवाल कर रहा हूं। आइए, शाहीन एडमिशन लीजिए, हम ना नहीं करते। शाहीन साहब, ग्रेजुएशन करते करते जिंदगी गुजर जाएगी। शाहीन साहब, मैं यही सवाल लेके आपके पास आ रहा हूं। आपने बहुत साल रूल किया बिहार को, और जो रूल करता है उसकी कमियां भी दिखाई पड़ती हैं, चाहे आप हो चाहे हमारे आरजेडी के प्रवक्ता हो। ऐसे में सवाल ये उठता है, या आरजेडी पार्टी हो, ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या एक बड़ा थ्रेट आप प्रशांत किशोर की पार्टी को मान रहे हैं क्या? क्योंकि उनके इर्द गिर्द आपकी पार्टी के भी कई लोग दिखाई पड़ रहे हैं। देवेंद्र प्रसाद यादव दिखाई पड़ रहे हैं, नहीं, वो देवेंद्र प्रसाद यादव तो आरजेडी में थे। पवन वर्मा दिखाई पड़ रहे हैं, जो कभी आपकी पार्टी से राज्यसभा के सदस्य थे। कई सारे अधिकारी दिखाई पड़ रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि प्रशांत किशोर की पार्टी के उदय होने के बाद बिहार के लोगों में एक नई आकांक्षाएं पैदा हुई हैं? क्योंकि जिस तरीके से लोगों का हुजूम दिखाई पड़ रहा है, उससे यह साफ हो रहा है कि प्रशांत किशोर भी एक फैक्टर होंगे चुनाव में। सुनिए पंकज जी, सुनिए, जब नई बहू आती है ना घर पे, अब देखा होगा जब सुनते हैं कि मोहल्ले में शादी होगी यार, अब सभी बोलते हैं यार ये नई बहू हम भी देखें सारा, दुल्हन कैसी लगी। ठीक है, तो वो सब लोग जो है जानने की कोशिश करते हैं, उसमें हमें दो राय नहीं। देखिए सुनिए पंकज, अभी ये आदमी जो है प्रशांत किशोर, ही इज ए क्लर्क, टाइपिस्ट। आप जानते हो ना, टाइप करने वाले होते हैं, क्लर्कल जॉब करने वाले लोग होते हैं, जो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। तो ये देखिए, हर एक पार्टी में ये मैथमेटिक्स की क्लास देते थे, कैलकुलेशन करते थे, बोर्ड गिनते थे, फिर उसका बोर्ड का माइनस प्लस निकालते थे। तो ये इनका जॉब। तो इन्होंने क्या देखा, जब ये कलकत्ता गए, वेस्ट बंगाल गए, इससे मिले, क्या नाम है इसका, केजरीवाल जी से मिले, तो जब इनसे मिले, अपने राहुल गांधी जी से मिले, तो सपने देखना कौन सी गलत बात है? अरे मैं क्या मना करूं? अभी पंकज जी बताए जी मेरे को, मैं भी यार देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहता हूं, मैं डेमोक्रेसी में कौन मना कर? आप बताइए, मैं 30-30 लाख रुपए लोगों के अकाउंट में डाल दूं, इनकार कर रहा है क्या? तो वो भी सपना देखी। अभी ये आदमी जो है, ये एक सपना देख, तो यहां पर क्या होता है कि हम लोग पटना की सड़कों पे ऐसे ताली बजाए तो तभी 500 लोग जमा हो जाते हैं। उसकी तरफ मत जाए आप, जो आप देख रहे हो। अभी ये आदमी को अभी फर्स्ट कक्षा में ये एडमिशन ले रहा है, और ग्रेजुएशन करते करते इसकी जिंदगी गुजर जाएगी, तब जाकर एमएलसी बनेगा। लिख लो मेरे खून से, मैं आज ऑन कैमरा रिकॉर्ड बता रहा हूं, एमएलसी बनेगा, तब तक 45 साल बुढ़ा हो जाएगा। और बिहार की राजनीति जो है, इसको अभी नहीं पता, अभी ये माइनस लूप होल्स नहीं जानते। ऐसा फाउल पड़ेगा, अब क्या बताऊं, भूल जाएगा कि सियासत किसे कर, वापस नौकरी करने जाएगा केजरीवाल के पास। और फिर पंकज जी मुझसे पूछेंगे, इसी स्टूडियो में बोलूंगा कि याद करिए, देखिए आपका जो है प्रशांत किशोर नौकरी के लिए चले गया केजरीवाल के पास, और केजरीवाल उसको 2 लाख रुपए तनख्वाह दे। किस चीज की चर्चा? देश की बात करिए, डेवलपमेंट की बात करिए, इसकी मुद्दा लाने का कोई मतलब? अब देखिए आदमी बोल क्या रहा है, ऐसी खोपड़ी का, शराब बंद कर दो, क्या बात करेगा? पैसा लाएगा? अरे तू बिहार के लोगों को मरवा देगा क्या? हम जहर बंद कर रहे हैं, जहर को बैन कर रहे हैं, ये बोलता है मैं जहर बेचूंगा। किसने पॉलिटिक्स सिखाया इसको? हमारे यहाँ एडमिशन ले, हमने ले लिया है इस बच्चे को, रखा 1-2 साल रखा, फिर इसका दिमाग पड़ा, मैंने कहा जा भाई जा, तू नहीं लगता हमारे साथ, तू यहाँ से अपना रास्ता। भाई अभी तू एडमिशन ले रहा है, ठीक, चलिए, पर सुनिए पंकज जी, अभी एडमिशन ले रहा है, उसके बाद अरे मैं जी शराब खोल दूंगा। अरे गुजरात में शराब बैन, बिहार में, यहाँ औरतें बच गई, मर्द आप जानते हैं नीतीश कुमार को सबसे ज्यादा चाहने वाले लोग कौन है, और वो रिकॉर्ड तोड़ दिया। हम पैसों के लिए क्या हम बिहार की जनता को मार देंगे?
जहर में डोब दे उनको। नहीं, आपने उनको ये बोले कि आपने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। मैं तुरंत आ रहा हूं। एक्चुअली स्टार्टिंग में थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए हम लोग 10 मिनट लेट शुरू हुए। आरजेडी के प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं। क्या शराब बंदी को लेकर के प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं, आरजेडी बतौर पार्टी क्या सोचती है? क्या आपको लगता है कि शराब बंदी बिहार में फेल है, इसलिए शराब बंदी हटा देनी चाहिए? शाहन परवेज साहब, पहली बात कि आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल ने बहुत स्पष्ट माना है कि शराबबंदी बिहार में जो सिद्धांत लागू किया गया है वो सिद्धांत से हम लोग सहमत हैं और हम लोगों ने समय समय पे अपना समर्थन से शराबबंदी कानून को दिया है। मगर इंप्लीमेंटेशन पे सवाल हमेशा खड़ा होता है और इंप्लीमेंटेशन पे हम लोग सवाल खड़ा करते हैं। मगर मैं बता देना चाह रहा हूं कि आज जो चर्चा है, चर्चा ये है कि प्रशांत किशोर की पार्टी, प्रशांत किशोर का आना और चर्चा प्रशांत किशोर के बारे में करना। मैं प्रशांत किशोर के बारे में ये बता देना चाह रहा हूँ, जन स्वराज पार्टी के प्रवक्ता हमारे बैठे हुए हैं, मैं इनको बहुत पहले से जानता हूँ। प्रशांत किशोर आज वही कर रहे हैं। मेरा बैकग्राउंड आम आदमी पार्टी का रहा, मैं अन्ना आंदोलन से पैदा हुआ व्यक्ति हूँ और मैं जानता हूं इस व्यक्ति को। ये बिहार में आज जो कर रहे हैं हम लोग 8 साल पहले कर चुके। ये जो एक्सपेरिमेंट आज करने जा रहे हैं वो 8 साल पहले हमने एक्सपेरिमेंट करा है और इनकी जो स्ट्रैटेजी है ये हम लोग इनके साथ पहले भी काम कर चुके। ये क्या करना चाह रहे हैं? हमारे गांव में एक कहावत है कि आप जितना सगुफा छोड़ना है छोड़ लीजिए, आप जितनी हवाई बातें करना है कर लीजिए, कोई आपको कुछ नहीं पूछेगा। यहाँ सीधे सीधे बात है कि आप जब जीतेंगे तब होगा। और हमारे यहाँ गांव में एक कहावत है कि बाबा मरिए तब बैल बटेगा, ना बाबा मरेंगे ना बैल बटेगा। तो हवाई बातें करने के लिए आप कुछ भी कह सकते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं। सत्ता में आने के लिए, सत्ता में सुनिए, सत्ता में आने के लिए आप कुछ भी कह सकते हैं। मैंने ये कहा अभी हमारे बड़े गार्जियन हैं जेडीयू के प्रवक्ता, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने प्रशांत किशोर के बारे में क्या आप बात बोला? प्रशांत किशोर के बारे में कहा कि इसको अमित शाह के कहने पे हमने जेडीयू में रखा। अब हम लोग ये बात कहते हैं, आरजेडी इस बात को शुरू से कह रही कि प्रशांत किशोर पांडे आरएसएस का एजेंट है और आरएसएस का एजेंट हम इसलिए कह रहे हैं। आज आपके चैनल पे मैं प्रमाण कर देना चाहता हूं कि आज जिस गांधी जयंती को ये दुहाई दे रहा है, गांधी जयंती को ये कह रहे हैं कि हम अपनी पार्टी लॉन्च करेंगे, ये गांधी की फोटो लगाकर पार्टी चला रहे हैं, ये गांधी की पद्म चिन्हों पे चलने की बात कर रहे हैं। हमने इनसे कहा कि गांधी की विचारधारा का जो 2014 में चंद पैसों के लिए जिन लोगों ने गांधी की विचारधारा का गला घोटा और गांधी की विचारधारा के विरुद्ध काम किया, वो लोग आज उसी पैसों से गांधी की विचारधारा का प्रचार करेंगे। फाइन, मैं एक सीधा सवाल कर रहा हूं। मैं सीधा सवाल कर रहा हूं, सीधा सवाल, क्योंकि जेडीयू और आरजेडी दोनों का संबंध प्रशांत किशोर से रहा है। दोनों को कहीं इस बात की तकलीफ तो नहीं है कि एक पॉलिटिकल मैनेजर, एक रणनीतिकार जो दोनों को चुनाव जीतने में मदद किया है 2015 में, वो पॉलिटिकल मैनेजर अब पॉलिटिकल प्लेयर हो रहा है। वो खुद पॉलिटिक्स के मैदान में उतर करके वो दोनों पार्टियों को चैलेंज कर रहा है। क्या कहीं इस बात से परेशानी तो नहीं है? डॉक्टर संजय, मैं आपसे पूछने के बाद शाहीन साहब के पास भी जाऊंगा, आप सब लोग के पास आऊंगा। डॉक्टर संजय, जरा आप इसका जवाब दीजिए कि क्या प्रशांत किशोर को पोटेंशियल थ्रेट आरजेडी हो, बीजेपी हो, जेडीयू हो, तमाम पार्टियां मान रही हैं क्या? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग जिनको जगह जेडीयू में नहीं मिला, बीजेपी में नहीं मिला, आरजेडी में नहीं मिला, या जिन वजहों से भी वो इन तीनों पार्टी में नहीं गए, वो प्रशांत किशोर के साथ जुड़ गए हैं। और प्रशांत किशोर जो 2-2.5 साल से गांव-गांव घूम करके लोगों के बीच एक अपना प्रभाव छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता तीनों पार्टियां इनको मान रही है कि ये पोटेंशियल थ्रेट विधानसभा चुनाव में हो सकते हैं? देखिए, ये पोटेंशियल थ्रेट होंगे कि नहीं होंगे मुझे नहीं पता है, और वोट पार्टियां नहीं देती है, वोट जनता देती है। क्या जनता ने तय कर लिया कि प्रशांत किशोर जी की ही पार्टी को सत्ता में लाएंगे? और जब जनता ने नहीं तय किया तो डेमोक्रेसी में मल्टी पार्टी सिस्टम है। अगर बहुत सारी पार्टियां, राष्ट्रीय क्षेत्रीय पार्टियां, एक पार्टी प्रशांत किशोर जी की भी आ जाएगी तो क्या हो जाएगा? मैं इसको इस रूप में नहीं देखता हूं, मैं मुद्दे को देखता हूं। बिल्कुल, मैं भी इससे सहमत नहीं हूं कि शराब के जो राजस्व के पैसे आएंगे उससे हम बिहार में वर्ल्ड क्लास का एजुकेशन देंगे। जिस समय नीतीश कुमार जी भी विकास की बड़ी बड़ी गाथा लिख रहे थे, उस समय रेवेन्यू माना जाता था 5,000 करोड़। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सामाजिक मुद्दे को छूना नहीं चाहता है।
नीतीश कुमार ने साहस किया और सारी पार्टियों ने उनको समर्थन दिया कि हाँ बिल्कुल शराबबंदी होनी चाहिए। शराब के पैसे से बिहार में विकास की इबारत लिखी जाए, उससे बेहतर है कि थोड़ा ठहर जाए बिहार, लेकिन शराबबंदी हो। और ये शराबबंदी के बाद मैं डेटा के साथ कभी बात होगी तो मैं बता दूंगा। रोड एक्सीडेंट की घटनाएं, जो लीवर सिरोसिस और लीवर फेलियर की घटनाएं, जो नेशनल हेल्थ का रिपोर्ट का जो सर्वे है सो कितनी घटी है, आप कल्पना नहीं कर सकते। नहीं, पर एक पैरेलल इकोनॉमी भी तो खड़ा हुआ है। कई गांव शहर के बेरोजगार जो है अब इसी में काम कर रहे हैं, ये बात भी सच है। शराबबंदी बेहतर सोच है, लेकिन इसका एग्जीक्यूशन क्या प्रॉपरली हो पाया है, ये भी एक गंभीर सवाल है डॉक्टर संजय। मैं आऊंगा, आप जिस मुद्दे पे गए हैं मैं आऊंगा, आप जिस मुद्दे पर गए हैं मैं आऊंगा आपके पास, आपके पास। मैं फिर से विवेक जी आपके पास आ रहा हूं, लेकिन एक सवाल शाहीन साहब से पूछ लूं, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले ही प्रशांत किशोर का ये बयान था कि आप नीतीश कुमार राजनीतिक ढलान पर हैं। नीतीश कुमार माइनस जेडीयू इक्वल्स टू 0, जेडीयू का कोई फ्यूचर नहीं है। क्या शाहीन साहब आपको लगता है कि जेडीयू के बाद जो एक पॉलिटिकल स्पेस बनेगा बिहार में, उसको भरने की तैयारी में है प्रशांत किशोर? आपको लग रहा है ये आदमी सपने देख रहा है। मैं कब से बोल रहा हूँ, फर्स्ट कक्षा में एडमिशन ले रहा है और फेल हो जाएगा। अभी आते आते ही बोल रहा है कि मैं शराब और बैन उठा दूं। भाई बोल क्या रहा है यार? मैं कब से बता रहा हूँ, इज ए पॉलिटिकल क्लर्क। अभी फर्स्ट कक्षा में जो एडमिशन लेने की कोशिश कर रहा है बिहार की पॉलिटिक्स में, ये पहली दफा फेल हो जाए। इतना आसान नहीं है जो ये आदमी समझ रहा है कि इसको ये बड़ा कह रहा है कि मैंने सोनिया गांधी। अरे तो आपने भी तो मनीष वर्मा को महासचिव बना दिया है शाहीन साहब। वो भी तो ब्यूरोक्रेट थे। आपने भी आरसीपी सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। वो भी क्लर्क थे, डिग्निफाइड क्लर्क होंगे, लेकिन आपने बनाया तो था। हमने प्रशांत किशोर को अपना काम निकाल के फेंक, बस मामला खत्म कर दिया। नहीं, पर मनीष वर्मा को तो राष्ट्रीय महासचिव बनाया आपने, आरसीपी सिंह को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया आपने। किशोर को अपना काम निकाल के हमने छोड़ दिया। ऐसा कर, जो हमें काम था वो ले लिया और छोड़ दिया। ऐसे आदमी की जगह नहीं होती हमारे। और आरसीपी को अच्छा सबक दिया। आरसीपी को 100 से 0 पे लाया, न घर का न काट का। ये हम थे जिसने उसको देश में क्या कहते हैं, स्टील इंडस्ट्री का मंत्री बनाया था। अब एमएलसी बने। ये हम लोग थे, ये जेडीयू की पावर थी, ठीक है। और ये लोग जो ये सपना देख रहे और नीतीश जी को चैलेंज कर रहे हैं, न घर का रहेंगे न घाट के रहेंगे। हम जानते हैं कि इनको जमीन पे कैसे उतारना है, वो सब जानते हैं। जेडीयू की क्षमता बहुत ज्यादा है, जबरदस्त लीडर बैठे, लीडरशिप बैठी है नीतीश जी के साथ। हम जानते हैं। विवेक जी आ रहा हूं। नहीं, वो बात आप ठीक, लेकिन प्रशांत किशोर यही नहीं रुकते हैं। कहते हैं लोकसभा चुनाव में तो पीएम मोदी की वजह से नीतीश कुमार की 12 सीटें आ गई। विधानसभा चुनाव में जनता बीजेपी को भी पनिश करेगी, क्योंकि उन्होंने नीतीश कुमार के साथ फिर संधि किया, फिर सरकार बनाई। पंकज जी बात सुनिए, अगले साल जाएगा फिर से नौकरी ढूंढने के लिए। उसको नौकरी पे भी नहीं कोई रखे। अभी पहले नौकरी करता था, कभी ममता बनर्जी, कभी केजरीवाल, सब लोग उसको पैसा देते थे, हम लोग तनख्वाह देते थे उसको। अब नौकरी पे भी उसको कोई नहीं लेगा। मेरे खून से लिखो, न घर का न घाट का। ऐसे लीडर आगे नहीं चलते। ये ऐसे लीडर जो कन्हैया जैसे ऐसे लीडर हर रोज बिहार में जन्म लेते, शाम को खत्म हो जाते, शाम होते होते डूब जाते। सूरज भी डूबता है और इनका मामला भी डूब जाता है। देखा है, जिंदगी हो गई। अब तो उम्र दे दी हमने पॉलिटिक्स, सब जानते हैं। पर अरविंद केजरीवाल तो दिल्ली में नहीं डूबा शाहीन साहब। सवाल ये है, अरविंद केजरीवाल नहीं डूबा। कांग्रेस और बीजेपी सत्ता में नहीं आ पाई, अरविंद केजरीवाल बने रहे।
मैंने देश की पार्टी का बात नहीं की। मैंने देश की पार्टी की बात नहीं की। मैंने इन ऐसी पार्टियों की, जो अभी प्रशांत किशोर जो है, जो एक जमाने का टीवी एक्टर था, जो एक जमाने में वो डाटा देता था, जो एक जमाने में नौकरी करता था सोनिया गांधी का, जो एक जमाने में गुजरात में नौकरी करता था, तनख्वाह लेता था उसके बदले। मैं बताता हूं कि ऐसे लोग सुबह जन्म लेते हैं, सूरज डूबने के साथ साथ डूब जाते हैं। विवेक जी, आपकी पार्टी को बिल्कुल सीरियसली नहीं ले रही जेडीयू। क्या आपको लगता है कि जेडीयू आपसे बिल्कुल परेशान नहीं है, या जेडीयू डर रही है इसलिए इस तरह की बात कर रही है? क्योंकि कभी आपने जेडीयू के रणनीतिकार तो आपके प्रशांत किशोर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने 2020 के इलेक्शन के बाद की घटना कही है कि नीतीश कुमार जी ने उनको फोन किया, इन्होंने कहा 43 सीटें जीते हैं, सीएम मत बनिए। 6 बजे तक वो कह रहे थे नहीं बनेंगे, फिर 7 बजे बन गए। ऐसा कौन सा पॉलिटिकल स्पेस आपको दिखाई पड़ रहा है जहां पर आपको लग रहा है कि जनता आपको वहां पर फिट इन कर देगी और जनता को आपकी जरूरत है, जनता आपकी तरफ देख रही है? पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्लीज अब बोलने का मौका दीजिएगा, बिकॉज हम थोड़ा राजनीति थोड़ा जल्दी बोलिएगा, जल्दी जी। नहीं, देखिए हम लोग, आप इस बात को समझिए, एक नया पॉलिटिकल लो है। शाहीन जी का, हमसे बड़े हैं, उनका थोड़ा म्यूट रखिएगा, नहीं तो मेरे ऊपर बोलेंगे। मतलब देखिए, आपको मैं चुनौती दे रहा हूं पंकज जी कि आप अभी अपना लाइव कमेंट कर दीजिए, जनता को बुला लीजिए। ये पार्टी 117 से 40 सीट पे पहुंच गई है। पिछले आधे घंटे में इन्होंने प्रशांत किशोर जी के बारे में पर्सनल टिप्पणी की है। इतनी शर्म की बात है कि अगर अभी आप कमेंट लाइव कर देंगे कि पिछले 20 साल में बिहार को गर्त में ले गए हैं ये, मैं 4 सवाल आपके शो के माध्यम से जनता से पूछ रहा हूं। क्या 8 करोड़ बिहारी 100 रुपया से कम कमा रहा है? क्या बिहार आज सबसे गरीब राज्य है? क्या बिहार में आज सबसे ज्यादा पलायन हो रहा है? क्या बिहार में अगर प्रसव की पीड़ा हो तो रास्ते में लोग मर जाते हैं, महिलाएं मर जाती हैं? और क्या शराब बंद है? अरे आपके जो प्रवक्ता बैठे हुए हैं 4, उनके दोस्त शराब पी रहे होंगे, लेकिन जेल में कौन जा रहा है? अति पिछड़े समाज के लोग जा रहे हैं, दलित समाज के लोग जा रहे हैं जेल में, तो ये लोग जा रहे हैं। और इन सब के साथ ही पटना में बैठ के दारू पी रहे हैं, लेकिन ये शराबबंदी के नाम पे गरीब को पीड़ा दे रहे हैं। आप एक सर्वे कराइए, मैं आपको चुनौती देता हूं। सारे गांव की महिलाएं बोलेंगी कि भैया शराबबंदी से अपना जीवन नर्क हो गया है। जाके पुलिस स्टेशन में सफाई का काम कर रही हैं, कागज लेके घूम रही हैं। ये लोग कभी जमीन पे उतरे नहीं है, जमीन पे उतरे नहीं है। पटना से बैठ के राजनीति करने की आदत है। वो तो प्रशांत किशोर जी हैं जो 2 साल से पैदल चल रहे हैं, तो सबका जमीन खिसक गया है। क्या बोल रहे हैं? दिस इज अ न्यू लो, पॉलिटिकल लो पंकज जी। यार, इतने बड़े बड़े आदमी को आप बुला दिए हैं और पिछले आधे घंटे में जनता के बारे में एक बात नहीं। जो पढ़े लिखे प्रवक्ता लग रहे हैं, सब तो कुछ यंग भी लग रहे हैं, जनता के बारे में एक बात नहीं। प्रशांत पॉलिटिकल क्लर्क है कि प्रशांत का सूरज गिर जाएगा? अरे जनता की बात करो ना। आप दीजिएगा पास और फेल। आप हैं जनता, आप बताइएगा प्रशांत किशोर फ्लॉप होगा कि पास होगा? 43 सीट वाला पार्टी बताएगा आपकी बिहार की जनता में लोग फ्लॉप होंगे कि पास होंगे? अरे तो शर्म की बात है। यही तो जाके प्रशांत जी बता रहे हैं गांव गांव कि अगर अपने बच्चों के लिए जगो। ये राजनेता अपने बच्चों के लिए जगे हुए हैं, अपने बच्चों को बड़े बड़े स्कूल में भेज रहे हैं। अपने बच्चे अगर बीमार हो, उनको एक फुंसी हो जाए तो बिहार से बाहर भेजते हैं उनका इलाज करने के लिए। और आपका बच्चा को अगर बुखार हो जाए तो पैरासीटामोल नहीं मिल रहा है, कोई प्राथमिक सेवा केंद्र नहीं है, विद्यालय में खाली खिचड़ी बांट रहे हैं। और आपके पास मिला जुलाकर 10 मिनट में प्रशांत किशोर ये हैं, प्रशांत किशोर वो हैं, प्रशांत जनसुराज ये हो जाएगा, नेता रात सुबह जाएगा रात में मर जाएगा। अरे बिहार की जनता मर रही है यार। शराबबंदी कहां बंद हुआ है बता दो मेरे भाई। अभी आप लाइव कर दो अपने टीवी को, अभी आप बुला लो अपने ऑडियंस को कि बोलो भैया शराबबंदी बंद हुई है कि नहीं बंद हुई है। 2 साल से प्रशांत जी पैदल घूम रहे हैं, हर गली में, हर गांव में, हर पंचायत में लोग दारू पीकर घूम रहे हैं, कोई पकड़ने वाला नहीं है। पुलिस पकड़ के पैसा लूट रही है, जो अमीर है उसको छोड़ दे रही है, उसके गाड़ी में शराब भर भर के जा रहा है, वो आराम से पी रहा है। और पंकज जी आपको ही बता दूं, एक बहुत बड़ा नया व्यवस्था चल रहा है पटना और बाकी शहरों में कि भैया आप एक दिन में तो पूरा शराब पी नहीं सकते हैं। तो शराब वाला आता है आपके घर में, शराब दे के चला जाता है और बोलता है कि अभी पी लीजिए, मैं बाहर खड़ा हूं, आप पूरा बोतल तो पीजिएगा नहीं, आधा बोतल पी लीजिए, मैं फिर यही आधा कल वापस लेके आ जाऊंगा। तो ये तो शराबबंदी से शराब माफिया का मुनाफा हुआ है, बाहुबलियों का मुनाफा हुआ है, बिहार की जनता का कोई मुनाफा नहीं हुआ है। और मैं आपके माध्यम से प्रवक्ताओं को चुनौती दे रहा हूं, चुनौती, खुली चुनौती। 10 मिनट के लिए जो प्रशांत जी कह रहे हैं पिछले 2 साल से, उस पर बातचीत कर लें।
इनकी हवा गुम हो जाएगी, इनकी हवा गुम हो हाँ, जाएगी। नहीं ठीक है, आप जब जवाब देना चाह रहे हैं, जवाब देना चाह रहे हैं, आरजेडी के प्रवक्ता जवाब देना चाह रहे हैं। क्योंकि इनके कुंजिका में जो आरजेडी के प्रवक्ता, इनके कुंजिका में सिर्फ जाति और धर्म है, और आज सुबह ही इनके नेता जेल गए हैं। जनता को अब वो नहीं चाहिए, जनता को वो नेता चाहिए जो उनके बच्चों के बारे में सोचे, अपने घर में नहीं जलाए लालटेन। खून जलेगा परिवार गरीब, ठीक है, फाइन, आपने अपनी बात रख दी, आपने अपनी बात रख दी। इनके घर में आप जनता नहीं मानेगी। शाहान परवेज साहब बोलेंगे, बोलिए। जी हाँ, सबसे पहले पंकज जी, मैंने कहा आपको शुरू में मेरे को बहुत कम बोलने का टाइम दिया गया। मैंने बोला सगुफा छोड़ने में कोई पैसा नहीं लगता है, सगुफा आप फेंकिए, सगुफा दीजिए, और जितना फॉल्स कमिटमेंट करना है कर दीजिए। मैं प्रशांत किशोर के व्यक्तित्व को चुनौती दे रहा हूं कि आप कभी भी तय कर लीजिए प्रशांत किशोर की किसी भी मंच पे खड़ा होके, उसकी व्यक्तित्व डबल स्टैंडर्ड की व्यक्तित्व है। चाहे वो आप गांधी विचारधारा की बात करें, आप बिहार के बारे में बात करें, आज उनके प्रवक्ता बड़ा बड़ा बयान दे रहे हैं, शराबबंदी शराबबंदी शराबबंदी। श्रीमान, शराबबंदी के समय प्रशांत किशोर कहां थे? प्रशांत किशोर कहां थे जब शराबबंदी लागू हुआ था बिहार के अंदर? शराबबंदी पर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। अरे जिस सरकार पर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं उन सरकारों को आपने खड़ा किया है, और सरकार के मुखिया नीतीश कुमार जी ने आपको आरएसएस का एजेंट घोषित किया है, और आप चले हैं प्रशांत किशोर पांडे जी अब्दुल्ला को बरगलाने। आपकी पार्टी का एकमात्र एजेंडा है मुसलमानों के वोट का ध्रुवीकरण किया जाए। मुसलमानों को बेवकूफ समझ रहे हैं आपकी पार्टी। आप मुसलमानों के लिए कह रहे हैं कि कोई पढ़ा लिखा नहीं है, आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा हमारे समाज के अंदर है। और मैं चुनौती दे रहा हूं प्रशांत किशोर आपको कि आप जो आज कर रहे हैं ना, वो कॉपी पेस्ट है अन्ना आंदोलन का, वो कॉपी पेस्ट है अन्ना आंदोलन का। और आज भी आपकी पार्टी में 75% लोग आम आदमी पार्टी के लोग जुड़े हुए हैं, आज भी। और वो लोग, बाकी वो लोग हैं। सुन लीजिए ना पहले, हाँ, आपको मौका अभी मौका दूंगा। हाँ, बोलिए बोलिए। आप जाकर पता कर लीजिएगा और मेरे बारे में पूछ लीजिएगा। तो मैं 75% लोग जो हमारे साथ काम कर चुके हैं, जिनके व्यक्तित्व को मैं बढ़िया से जानता हूं, वो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं। और आप सगुफा फेंक रहे हैं, सगुफा छोड़ रहे हैं। बिहार में आपको कोई देखने वाला नहीं है। आप बताइए पंकज जी कि करोड़ों रुपया खर्च करके ये पैसा कहां से आ रहा है? करोड़ों रुपया खर्च करके ये रैली बुलाई गई, गांधी मैदान की विक्टरी ग्राउंड में रैली बुलाई गई, करोड़ों रुपया खर्च करके ये रैली बुलाई गई। कभी आपने जन नेता लालू यादव को इस तरह के पैसा खर्चा करते हुए बुलाया देखा था कभी? एक आवाहन पे पूरा पटना भर देंगे, एक आवाहन पे पूरा बिहार उठ के आएगा। प्रशांत किशोर जी एक व्यापारी हैं जो राजनीति को व्यापार बना रहे हैं। और मैं ये सलाह देना चाहता हूं उनको, प्रशांत किशोर जी को, प्रशांत किशोर जी, राजनीति व्यापार नहीं है, राजनीति एक सेवा है, राजनीति आपने अपनी बात कह दी है। विवेक जी आ रहा हूं आपके पास। एक सेकंड पंकज जी, बस 10 सेकंड। जिस भीड़ का आप दुहाई दे रहे हैं और कह रहे बिहार आपके साथ है, इस भीड़ को पैसा देकर खरीद कर बुलाया गया है। आपने करोड़ों रुपया व्यवस्था करके इस भीड़ को बुलाया है। और मैं चुनौती दे रहा हूं कि 1 घंटे के अंदर लालू यादव जी के आह्वान पे आपसे 100 गुना भीड़ खड़ा करेंगे। चलिए ये इस बात का रिपीटेशन। विवेक जी आ रहा हूं, विवेक जी आ रहा हूं। आप चुनौती देंगे लालू यादव जी को? आप डबल स्टैंडर्ड, आप गांधी की विचारधारा में बात करना चाहते हैं? जिस दिन चाहेंगे आप, मैं उस दिन ठीक है। आपने ये बात कह दी है। डॉक्टर संजय, क्या आपको लग रहा है कि प्रशांत किशोर ट्रायंगुलर पॉलिटिक्स क्रिएट करने में कामयाब हो चुके हैं? पार्टी की लॉन्चिंग हुई और उसके साथ ही जिस तरीके से उन पर हमले हो रहे हैं, चाहे जेडीयू हो, आरजेडी हो, बीजेपी हो, सब लोग जिस तरीके से हमले कर रही है, आपको लग रहा है कि बिहार में अब राजनीति त्रिकोणीय होने जा रही है? जो पहले बाइपोलर होता था, एनडीए वर्सेज इंडिया गठबंधन, क्या आपको लग रहा है कि प्रशांत किशोर ने ट्रायंगुलर तो बना ही दिया है राजनीति को? क्या कहते हैं आप? बिल्कुल ट्रायंगुलर बना दिया है। इसके पहले मैं जरा शराबबंदी पर बात करूं, तो कोई चुनौती का पैनल है तो आज बड़ा कड़ा पैनल में आपने हमको शामिल कर लिया। 2015 में आरजेडी और जेडीयू की सरकार थी बिहार में, कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन की सरकार थी। 2016 में बिहार में शराबबंदी लागू हुई। क्या प्रशांत किशोर जी उस समय जेडीयू के वाइस प्रेसिडेंट नहीं थे? क्या उस समय इनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा नहीं मिला हुआ था? क्या उस समय पूछ रहा हूं ना, सलाहकार नहीं थे? अगर वो सलाहकार थे तो क्या उन्होंने नहीं बताया था कि पैरेलल इकोनॉमी खड़ी हो जाएगी, ये घर घर में शराब मिलने लगेंगे
और उसकी वजह से इतना राजस्व का घाटा हो जाएगा और इसको एग्जीक्यूट और इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके पास सफिशिएंट फोर्स नहीं है। अगर नहीं सलाह दिया होगा तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कह रहा हूं गांधी को अगर जिन्होंने भी पढ़ा है, थोड़ा पढ़ा है, पूरी गंभीरता से पढ़ा है, मुझे नहीं पता है, लेकिन गांधी कहीं से शराब के पक्ष में नहीं थे। मैं प्रशांत किशोर जी के हर बात के साथ हूं कि वर्ल्ड क्लास का एजुकेशन होना चाहिए। बिल्कुल प्राइमरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन कोलैप्स हो गया है बिहार में। मैं सहमत हूं कि खिचड़ी और डिग्री के बीच में बिहार की शिक्षा फंसी हुई है। जो बिहार मंडन मिश्र का बिहार हुआ करता था, जहां आदि शंकराचार्य को भी हारनी पड़ी थी। यह नालंदा और विक्रमशिला का बिहार था, जहां पूरे विश्व के छात्र आते थे। वर्ल्ड क्लास का एजुकेशन अब बनाइए, कौन इससे असहमत होगा? पार्टियां सहमत हो असहमत हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने शुरू में भी कहा, तय जनता करती है। अगर जनता तय कर लेगी तो फिर पार्टी के आक्रमण करने से और पार्टी के डिफेंड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन सोर्स हमारा शराब होगा। सीडी रेशियो पर बात कर रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा कि भाई पैसा बिहार का और वो चला जाता है आंध्रा को, गुजरात को, हमारे हिस्से में मात्र 40% आता है। ठीक है, उसको 70% आप लाएंगे, अच्छा लगा। एक अपना ब्लूप्रिंट आप लाइएगा, उसको देखेंगे हम लोग। आपने पलायन को रोकने के लिए आपने कहा, मनरेगा के मजदूरों के बारे में कहा कि हम किसानों को उपलब्ध कराएंगे फ्री। हम हर चीज से सहमत हैं कि आपकी पार्टी को जनता सर पर बिठाएगी या आपको और संघर्ष करने के लिए जनता कहेगी, वो तो वक्त बताएगा। आपने जगाया, कम से कम एक ठहरे हुए पानी में एक पत्थर तो फेंका कि ये पलायन है एक मुद्दा, शिक्षा एक है मुद्दा, यहाँ पर रोजगार एक मुद्दा है, यहाँ पर चिकित्सा एक मुद्दा है। हम इस मुद्दे के बारे में बिल्कुल कहेंगे कि वो पार्टियां आंख मूंद ले, इससे ये मुद्दे गौण नहीं हो जाते हैं। प्रति व्यक्ति आय क्या है बिहार की? और सोशियो इकोनॉमिक सर्वे नीतीश कुमार ने कराया ना, 3 करोड़ परिवार रहते, 1 करोड़ परिवार गरीबी रेखा के नीचे है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि हम शराब से जो पैसे आएंगे, मैंने शुरू में भी यही बात कहा था कि नीतीश कुमार जी ने भी यही किया था। पंचायतों तक दुकानें शराब की खोल दी गई थी और उसके बाद क्या हश्र हुआ? भाई आप कहिए कि हम आएंगे, हम एग्जीक्यूट और इम्प्लीमेंट इस तरह से करेंगे कि वो शराब की पैरेलल इकोनॉमी और शराब की तस्करी कम से कम बिहार में नहीं होगी, इसकी मैं गारंटी देता हूं। लेकिन हम शराब जितना लोग पी लें, शराब पी करके जितना लोग मर जाएं, लेकिन वो पैसे जो आएंगे उससे क्या शराब के कॉस्ट पर शिक्षा? कौन सी गांव की महिला, मैं तो गांव में ही रहता हूं और रोज मैं गांव में घूमता हूं, कौन गांव की महिला है जो अपने पति बेटे को चाहेगी कि फिर एक बार वो शराब के नशे में चल जाए? चलिए, आज शाम बिल्कुल के वक्त में, बिल्कुल आपने, शाम के वक्त में बता रहा हूं, शाम के वक्त में पटना शहर में मैं रहता हूं, मैं देख लेता हूं पूरा घूम करके। जरा बता दीजिए कि सड़क पर 10 शराबी आपको मिल गया जो शराब पिए हुए घूम रहा है, वो लुक छिप करके कहां उनको कौन वो डिलीवरी बॉय पहुंचाता है और कहां वो अपने कमरे में शराब पीते हैं, वो छोड़ दीजिए। लेकिन सड़क पर जरा 10 लोगों का नाम बता दीजिए, जरा मैं आज ही जाकर के देख लूंगा कि भाई वहां शराबी आपको मिल जाएंगे, जाकर के जरा खोज लीजिए। मैं कहता हूं कि प्रशांत किशोर जी के हर तर्क से मैं सहमत हूं। अब जगाइए, एक अच्छा विकल्प आप देने आए हैं और हर बुद्धिजीवी आपके इस आह्वान से संतुष्ट है कि आपने जातीय अस्मिता को, जातीय ध्रुवीकरण को डाइल्यूट करने की कोशिश की। आपने कोशिश की कि बिहार की बेहतरी में पंकज जी, चलिए ठीक है, नहीं डॉक्टर साहब ने बहुत बढ़िया मैं आपके पास आ रहा हूं, बिल्कुल प्रॉपर टाइम देंगे आपको। विवेक जी जवाब दीजिए इस बात का, क्योंकि इस बात का जवाब देना आपका फर्ज है। देखिए, इनकी बात का जवाब जरूर दूंगा, बिकॉज संजय जी जो बात कह रहे हैं उनके बातों का सम्मान है। तो बाकी तो जो बात कह रहे हैं वो तो कहीं से लिखा लिखाया नोट्स लेकर आए हैं, हम लोग से नोट्स ले लिया करें, हम लोग दे दिया करेंगे। देखिए संजय जी, आप क्या बात कर रहे हैं महाराज, आप बोलिए ना जाके प्रशांत किशोर को। ठीक है, अच्छा फालतू बात क्यों कर रहे हैं? पर्सनल मत होइए, डिबेट है, किस तरह से बात कर रहे हैं? पर्सनल मत होइए, नहीं, अच्छा एक मिनट प्लीज, अरे हम लोग बहुत आराम से डिबेट करते हैं, छोड़िए ना, पर्सनल मत होइए, अपनी बात रखिए प्लीज। हाँ, डोंट रेज योर फिंगर, और एक आदमी जेल गया है, सो जस्ट कीप क्वाइट फॉर अ मोमेंट।
आप लोग नवमी फेल को अध्यक्ष बनाए हुए हैं और आपका मंत्री मुख्यमंत्री बनाना चाहते हम तो हैं। कह और रहे हैं कि आपके ज्ञान पे बात कर लीजिए ना। सुबह जेल गए हैं, आपके नेता जेल गए हैं, तो इसलिए अशांत हो जाइए। स्वराज और अन्ना आंदोलन को कॉपी पेस्ट मार के और सारे अच्छा, ठीक है। वॉलंटियर्स को उठाकर आप भटकती आत्मा को लेकर कह रहे हैं कि हम पार्टी खड़ा कर लेंगे। बाहुबली और नवमे फेल की पार्टी को मुझे बहुत ज्यादा अरे सारी भटकती आत्मा को लेके आप बैठे हुए जिनको कहीं से टिकट नहीं मिल रहा है। बाहुबली और नवमी फेल पार्टी को एंटरटेन, बाहुबली घुसखोरी का पैसा उठाकर आप लेकर आएंगे और उनको चुनाव लड़ाएंगे। बाहुबली जाति और नवमी फेल, बाहुबली जाति और कंस्ट्रक्टिव डिबेट होने दीजिए। 1 मिनट विवेक जी बोल रहे, पर्सनल मत होइए प्लीज, अपनी बात रखिए, फिर मैं आरजेडी प्रवक्ता के पास भी जाऊंगा। इनके नेता का ही आदत है, बीमारी तो है आपको इनके एग्जीक्यूटिव नेता एडिटर को बोलेंगे, प्रशांत कोई किशोर इंजीनियर है तो उसको वो ईआर हमेशा बोलेंगे, पर्सनली कोई अटैक नवमी फेल करेंगे, है तो उसको चाहे नवमी उनकी फेल पे बोलेंगे। वो तेजस्वी जी पे करेंगे, वो लालू जी पे करेंगे, वो राहुल गांधी पे करेंगे, संजय जी के बात पे आते हैं, संजय जी के बात करेंगे, पर्सनल करेंगे, क्योंकि उनको एक बीमारी है कि उनसे ज्यादा काबिल आदमी दुनिया में नहीं पैदा हो सकता। आप 1 मिनट, ठीक है विवेक जी, बोलिए बोलिए बोलिए, आ रहा हूं शान साहब। अब संजय जी बहुत अच्छी बातें बोले हैं और आपकी जो व्यूअर्स हैं उनके लिए मुझे लगता है इस बात को रखना होगा कि देखिए, शराबबंदी की जहां तक बात है, शराब बंद नहीं है। संजय जी से मैं निवेदन करूंगा कि 5000 गांव से ज्यादा हम लोग घूम कर गए हैं, हर गांव में आपको रोड पे सड़क पर लोग मिल जाएंगे। पटना में नहीं मिल रहे होंगे, पटना में घर में लोग में बैठ के पीते हैं, गांव के गरीब जो हैं वो बाहर सड़क पर पी रहे हैं। दूसरी बात जो है, जो उन्होंने कहा कि गांधी जी ने अगर कहीं भी, प्रशांत जी खुले मन से बोल रहे हैं, गांधी जी ने कहीं भी ये नहीं कहा है कि अल्कोहल जो है वो स्टेट प्रोहिबिशन होना चाहिए। गांधी जी तो शाकाहारी भी थे, वो तो बोलते थे लोग शाकाहारी हो। तो अब अगर स्टेट ये प्रोहिबिशन लगा दे, स्टेट रेगुलेट करे कि कौन नॉनवेज खा रहा है, कौन वेज खा रहा है, तो वो तो उचित बात नहीं है कि भाई जो नॉनवेज खा रहा है उसको जेल में डाल दीजिए। तो स्टेट प्रोहिबिशन के कभी भी, मैंने भी एक बात कहा, परवेज भाई, आपके पास आ रहा हूं, इनको जरा पूरी बात, मैं तुरंत आ रहा हूं, आपको पूरा टाइम दूंगा, आपको पूरा टाइम दूंगा, प्रॉमिस आपको पूरा टाइम दूंगा। हाँ बोलिए। हाँ, आपको टाइम मिलेगा। मैं कह रहा हूं तो संजय जी की बात को बोल रहा हूं, बाकी जो उन्होंने बात बोला उसका सम्मान है। गांधी जी ने कहीं नहीं कहा है, वो पर्ची आप हम लोग को दिखा दीजिए लाकर, अगर संजय जी भेज देंगे आपके शो के माध्यम से तो पढ़ लेंगे कि गांधी जी ने जहां पर यह कहा हो कि वो अल्कोहल के स्टेट प्रोहिबिशन के साथ हैं। उन्होंने शराब पीना अच्छी बात नहीं है, उसी तरीके से शाकाहारी रहना भी अच्छी बात की है। तो ये सरकार के अभी जो भी मांस खाएगा उसको जेल में डाल देंगे, वो बात छोड़ दीजिए। अब मैं आता हूं जो दूसरी बात ये लोग बोल रहे हैं कि भैया इनसे मैं सवाल पूछूंगा, जवाब देने का कोई मतलब नहीं है। ये बता दें कि 2006 का सचर कमेटी आया, तब क्या प्रशांत किशोर जनसुराज थे, जहां पर दलितों के बाद सबसे खराब हालत मुसलमानों की है। लालू जी की दम की बात कर रहे हैं 1995 के बाद। अरे रुक जाओ मेरे भाई, अरे रुक जाओ यार, रुक जाओ। 20 साल से सरकार में रहे थे, तब बोलने का मौका था ना। गर्त में पहुंचा दियो बिहार को, हम लोग बिहार से हैं, रुक जाओ। अब मैं कह रहा हूं कि 1995 के बाद इनका घमंड तोड़ दीजिए। लालू जी ने पूरा बिहार कभी नहीं जीता है, तो ये बात इन समझे। लालू जी का सम्मान है। लालू जी ने लोगों को आवाज दी लेकिन शिक्षा नहीं दी। लालू जी ने लोगों को आवाज दी लेकिन पढ़ाई रोजगार का उपाय नहीं बताया। लालू जी ने लोगों को आवाज दी लेकिन पूंजी नहीं दिया। लालू जी ने जमीन नहीं दिया। अरे लोग बोल रहे हैं कि लालू जी जाति की राजनीति करते हैं। लालू जी जाति की राजनीति नहीं करते हैं। लालू जी जाति की राजनीति करते तो लालू जी कहते कि भैया सबसे प्रतिभावान यादव बनेगा इस देश का राज्य का मुख्यमंत्री। लेकिन लालू जी कह रहे हैं कि आपका एमए और बीए, जैसे लोगों का पैजामा लालू जी कह रहे हैं कि आपका बीए एमए खड़ा करने का काम किया। लालू जी शाहान परवेज जैसा पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति मजदूर बनेगा और मेरा बेटा नौमा फेल जो है वो मुख्यमंत्री बनेगा। ठीक है, प्रशांत किशोर पांडे के बाप दादा भी नहीं पहुंचे थे यहाँ, जब चप्पल पहनने का अधिकार लालू जी के पहले नहीं था। परवेज जैसा पढ़ा लिखा हुआ आदमी नम्मा फेल का मजदूरी करेगा और मेरा बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। लालू जी कह रहे हैं कि ढेर के रानी को लेकर आइए, जो ढेर के रानी परवेज जी अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझ रहे हैं, लेकर आइए। शाहान परवेज जैसा पढ़ा लिखा हुआ इंसान, शाहान परवेज जैसा पढ़ा लिखा हुआ इंसान 2006 में आया। नौवां मुख्यमंत्री। मुसलमानों से हमदर्दी है, आप दलाली कर रहे थे सरकार का, आप जेडीयू के वाइस प्रेसिडेंट बने हुए थे, आप एमएलसी का, आप राज्य मंत्री का दर्जा लिए हुए थे, आप 70 कमेटी लागू और चिल्लाइए। नौमा फेल मुख्यमंत्री और नौमा फेल को डिफेंड कीजिए। पढ़ा लिखा हुआ जनता देखिए, पढ़ा लिखा हुआ शाहान, पढ़ा लिखा हुआ शाहान परवेज नौमा फेल आदमी को और चिल्लाकर
और नौवां चिल्लाकर पांचवां फेल तो सहान क्यों प्रधानमंत्री बनाए? सहान अरे परवेज कोई जैसा पढ़ा डबल लिखा हुआ स्टैंडर्ड आदमी व्यक्तित्व का कोई सहान आप लोगों का कोई पर जवाब है? जनता अरे देख डबल रहा है स्टैंडर्ड कि है प्रशांत सहान किशोर। नीतीश सहान कुमार नहीं, चलिए, ठीक है, तेजस्वी ठीक जी है, पे सवाल खड़ा ठीक है। करेंगे। एक मिनट। अब शाहन जी, आप क्या बोलना चाह रहे? देखिए, बीच में इंटरप्शन ना, आपकी बात साफ आ पाती है, आप बात को ठीक से जवाब दीजिए। आप सवाल खड़ा कीजिए, मगर आपका दोहरा चरित्र कि आप पांचवी फेल को प्रधानमंत्री बना रहे थे, तो अब दिक्कत नहीं था पंकज आपको, जी, तब आपके लिए एजुकेशन जरूरी नहीं था। मगर जब तेजस्वी यादव अगर दावेदारी कर रहे हैं और बिहार की जनता ने तय कर लिया कि भविष्य में तेजस्वी यादव के कार्यकाल को देख के, उनके कार्य क्षमता को देखकर कि बिहार का मुख्यमंत्री, अगला मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होने जा रहे हैं, तब इनके पेट में दर्द होगा। इन्होंने लालू जी को भ्रष्टाचारी कहना है, क्योंकि लालू यादव ने पिछड़े समाज को, गरीबों को चप्पल पहनने का अधिकार दिया, खटिया पर बैठने का अधिकार दिया। तब प्रशांत किशोर पांडे कहां थे? तब प्रशांत किशोर पांडे लोग जैसे लोग कहां रहते हैं? प्रशांत किशोर और सुन लीजिए, 2015 में आपके भी एडवाइजर थे। हम लोग कभी नहीं लगाए सबको। लालू जी अपनी अरे हम जीत लोग का कभी नहीं, क्रेडिट कभी नहीं, प्रशांत किशोर को दिया कभी नहीं, इस कभी- बात को जान जी, लीजिए। पंकज लालू जी, जी बहुत ने स्पष्ट एक लाइन की ओपनली बात। कहा है कि प्रशांत किशोर को क्रेडिट दिया है उन्होंने 2015 के चुनाव में, वो आपके भी एडवाइजर थे। अरे क्रेडिट दिया हमने, सहयोग नहीं मांगा इन लोगों से कभी। मैंने क्या कहा आपको कि सच्चर कमेटी की बात कर रहे हैं, 2006 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आ गई, मुसलमानों से हमदर्दी की बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर, जाके ढिंडोरा पीट रहे हैं। आप बताइए कि प्रशांत किशोर जेडीयू का हिस्सा थे कि नहीं थे? प्रशांत किशोर राज्य मंत्री का दर्जा रखे थे कि नहीं रखे थे? अगर मुसलमानों से आपको हमदर्दी थी, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आपने क्यों सलाह नहीं दिया? सच्चर कमेटी का रिपोर्ट आपने क्यों लागू नहीं कराया? सच्चर कमेटी का रिपोर्ट आपने लागू कराने की बात क्यों नहीं कही? और अब बता लीजिए, शराबबंदी आपके शासन में, आपके समय में, आप उस समय सरकार का हिस्सा थे, आपके समय में लागू हुआ। आज आप शराबबंदी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। आज आप बेशरम की जैसा बात कर रहे हैं कि आप शराब चालू करके बच्चा को पढ़ाएंगे, बच्चा के बाप का किडनी खराब कर देंगे, बच्चा को अनाथ करके पढ़ाएंगे। अगर इस प्रकार का आदमी, पंकज जी, अगर सत्ता में गलती से भी आ गया तो ये कहेगा कि मरे हुए शव का पोस्टमार्टम करके उसके शरीर का एक एक अंग निकाल कर और बेच देगा उसका, और कहेगा कि उससे बिहार का डेवलपमेंट करेंगे। चलिए, आपने अपनी बात कह दी, एम्पल टाइम मिला आपको। मैं विवेक जी आप बोल लीजिए, मैं डॉक्टर संजय के पास जाना चाह रहा हूं। उसके बाद मैं बोलूंगा ही नहीं, उसके बाद बोलूंगा ही नहीं, क्योंकि लिए बिहार की जनता से 1 मिनट मुझे आप घड़ी देख के दीजिएगा। ठीक है, ठीक। मैं इनसे कुछ सवाल पूछूंगा, अगर ये वो जवाब दे देंगे तो मैं इनकी बात मान जाऊंगा। सवाल नंबर पहला इनसे पूछिए कि बिहार का प्रति व्यक्ति आय कितना है और देश का प्रति व्यक्ति आय कितना है, इनसे ये सवाल पूछिए। दूसरा इनसे पूछिए कि बिहार के बच्चे जो हैं वो अभी एजुकेशन रिपोर्ट में कहां हैं। तीसरा इनसे पूछिए कि बिहार के कितने लोग भूमिहीन हैं, जो सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, और देश के, अरे रुक जाओ यार, रुको यार, अभी बात कर रहा हूं। समाज के कितने लोग, बिहार के कितने लोग भूमिहीन हैं और बाहर के लोग कितने भूमिहीन हैं, ये बता दें। और आखिरी बात इनसे पूछें कि 2024 में अभी इलेक्शन हुआ था, जिस मुसलमानों का तेल जला रहे हैं और अपने घर में जला रहे हैं, उस मुसलमानों को इन्होंने कितनी भागीदारी दे दी? 2 सीट इन्होंने 23 में दिया। तो ये तो मुसलमान इनके लालटेन के तेल हैं, और ये शाहनवाज जी की मजबूरी अंदर से सोच रहे होंगे कि कब मौका मिले तो छड़प के इधर आ जाए, कि मुसलमानों को बंधुआ मजदूर बना दिया। चलिए शाहन जी, आपको जवाब देने का भी मौका देंगे। प्रशांत किशोर ने व्यक्तिगत रूप से 20 कॉल किया होगा। नहीं, ठीक है, आपको जवाब देने का मौका देंगे। डॉक्टर संजय, एक बात तो इतना तय है ना कि 32-33 साल से लालू और नीतीश का ही शासनकाल रहा है, और इस शासनकाल में इन दोनों लोगों ने ही राज किया है, चाहे वो अच्छी चीजें हो या बुरी चीजें हो, इनको कोसा जाएगा या इनको सराहा जाएगा। 32-33 साल के शासनकाल के बाद प्रशांत किशोर जिन मुद्दों को उठा रहे हैं वो रेलिवेंट तो है। वो रेलिवेंट इसलिए है क्योंकि इसी देश में ज्यादातर राज्यों में शराबबंदी तो नहीं है, क्या उसका डेवलपमेंट नहीं हो रहा है? इसी देश में कई राज्यों में वहां की प्रति व्यक्ति आय बिहार के प्रति व्यक्ति आय से कहीं ज्यादा बड़ा है, कहीं ज्यादा बेहतर है। तीसरा सवाल,
अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन आपको करना है, आप चाहते हैं कॉरपोरेट्स आए, होटल्स खुलें, इन तमाम तरह की व्यवस्थाएं हों, तो शराब भी उसका एक हिस्सा है। हम लोग बोलते जरूर हैं इस तरीके से, लेकिन आपको भी पता होगा कि शराब नहीं बिकने की वजह से बहुत तरह का ऐसा बिजनेस है, बहुत तरह के ऐसे सेमिनार्स हैं जो पटना में नहीं हो पाते हैं, बिहार में नहीं हो पाते हैं, वो देवघर चले जाते हैं, वो रांची चले जाते हैं। फायदा झारखंड सरकार को होता है। और चौथी बात जो मैं आपसे कहना चाहूंगा, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि शराबबंदी बुरे तरीके से बिहार में फेल हुआ है। और अगर शराब पीते हुए लोग सड़क पे नहीं दिखाई देते हैं, तो दूसरे तरह का नशा करते हुए बड़ी संख्या में लोग दिखाई पड़ते हैं, चाहे गांजा हो, चाहे और भी तरह का मादक पदार्थ हो। आप कहीं भी रिहैबिलिटेशन सेंटर में जाइए, आप देखेंगे कि किस तरीके से लोग इन तमाम चीजों का एडिक्ट हो चुके हैं। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। मैं तो थोड़ा कम ज्ञान का व्यक्ति हूँ। यंग इंडिया केवल गांधी का लुक पढ़ ले। उस यंग इंडिया में गांधी ने शराब के बारे में क्या कहा है, शराब के बारे में क्या कहा है, वो समझ में आ जाएगी। वो बहस का विषय नहीं। गांधी का नाम लेकर के शराब की बात आप ना करें, क्योंकि गांधी ने बड़े बड़े साम्राज्य के लिए कहा था कि मैंने बड़े बड़े साम्राज्य को अल्कोहल से बर्बाद होते हुए देखा है। जो कहा गया ना कि प्रोहिबिशन को गांधी से क्या लेना देना था, तो यंग इंडिया में जो लिखते हैं वो कहते हैं कि अगर मेरा बस चले तो इस देश के सारे ताड़ का पेड़ कटवा दूंगा। छोड़ दीजिए वो फर्मेंट करके अल्कोहल बनाने की बात, है कि सारे ताड़ का पेड़ मैं कटवा दूंगा। और उन्होंने साफ कहा कि अल्कोहल और डिजीज दोनों सिनोनिमस है, दोनों एक ही तरह के हैं। मैं नहीं कहता हूं कि आप बाकी राज्य की तरह, विश्व के बाकी देशों की तरह अलग अलग कालखंड में शराबबंदी वैश्विक स्तर पर भी हो। चलिए डॉक्टर संजय, आपने जवाब दे दिया। मैं इसमें एक चीज इससे आगे बढ़ के आपसे ही पूछ रहा हूं, फिर मैं आऊंगा इन लोग के पास। अभी एक एक सवाल और लेना है। आप ये बताइए कि एक बड़ी संख्या है अति पिछड़ों की, गरीबों की जो जेल में, क्या प्रशांत किशोर इस बात को भांप गए हैं, इसलिए उनको एड्रेस कर रहे हैं? क्योंकि शराब की वजह से गरीब लोग, अति पिछड़े लोग, जिसकी बात जीतन राम मांझी भी करते हैं, वो जेल में है। क्या प्रशांत किशोर इस बात को समझ गए कि बिहार की एक बड़ी आबादी जो इसकी पक्षधर है, जो इसको पीती है, उसके लिए शराब क्यों नहीं खोल दिया जाए? क्योंकि चोरी छुपके तो सब पी ही रहे हैं। बिल्कुल, देखिए मैं तो लगातार इस पर कई बार, एक बार नहीं हजारों बार डिबेट में मैं बैठा हूं। जहरीली शराब, कच्ची शराब, महंगी शराब, सस्ती शराब, मैं कह रहा हूं कि कहीं से भी मध्यम वर्ग, ये बुद्ध की भूमि रही है जहां मध्यम वर्ग की बात हो रही थी। नीतीश कुमार ने, मैं कहा कि कोई भी सामाजिक काम कानून के बल पर एग्जीक्यूट और इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता है अगर आप समाज को जगा नहीं पाते हैं। नीतीश कुमार ने वही गलती, न इन्होंने जगाया न समझाया और सोचा कि कानून के दम पर हम इसको लागू कर देंगे। बिल्कुल, इस सच्चाई को स्वीकार करने में मुझे क्या आपत्ति है कि शराब बन भी रही है, शराब बिक भी रही है। महाराष्ट्र से ज्यादा लोग, 17% महाराष्ट्र से ज्यादा लोग बिहार में शराब पीते हैं। छोड़ दीजिए पुरुष महिलाएं ज्यादा शराब पीती है, ये नेशनल ह्यूमन जो ये का डेटा है। मैं कह रहा हूं कि सब कुछ के बाद भी ये पीड़ा तो है कि गरीब के बच्चे पकड़े जाते हैं और अमीर के बच्चे 5,000 रुपया फाइन दे करके छूट जाते हैं। ये तो ड्यूअल जो स्टैंड है, इसका कौन पक्षधर होगा? प्रशांत किशोर जी छोड़ दीजिए, एक आम बिहारी भी इसके विरोध में खड़ा हो जाएगा। तो सरकार इसके लिए कानून बनाए, वो गरीब के लिए, गरीब के पॉकेट में तो 5,000 रुपया है नहीं, वो कुछ शराब पी लिया, इसके बदले में उसको आप जेल में डाल दिए, आप उनको जेल से निकालिए। लेकिन मैं कहता हूं कि शराबबंदी का निर्णय एक बड़ा फैसला है और प्रशांत किशोर अगर विजनरी हैं तो और भी सोर्सेज जनरेट हो सकते हैं वर्ल्ड क्लास के जूस के। मैंने जब सुना, और मुझे भी आमंत्रण पत्र आया था वहां शामिल होने के लिए, उसमें मैंने देखा पहला आमंत्रण पत्र किसी पॉलिटिकल पार्टी का मिला जिसमें ज्ञान की भूमि बिहार से संबोधित किया हुआ था। बड़ा फक्र हुआ, अच्छा लगा कि कम से कम कोई विजनरी आदमी तो है जो इस तरह से जा रहा है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि शराबबंदी के पक्ष में प्रशांत किशोर जी गांव में घूम रहे हैं, आगे भी घूमेंगे, जरा एक सर्वे करवा लें कि कितने लोग उनके पक्ष में। मैं बिल्कुल उसके खिलाफ हूं जो गरीब बंद हैं जेलों में,
चलिए जिनके फाइन। कमाई का साधन खत्म हो गया। आपने अपनी बात कह सुन दी। लीजिए। विवेक जी, मैं आ रहा हूं, बहुत देर से शाहन पंकज जी, जी। मेरा एक सवाल है, और अब देखिए पर्सनल मत होइए, बस अपनी बात कहिए। मेरा एक सवाल है, क्या प्रशांत किशोर जिस तरीके से मुसलमान पिछड़े अति पिछड़ों को टारगेट कर रहे हैं, साधने का प्रयास कर रहे हैं, इससे आरजेडी में खलबली है? आप बार बार प्रशांत किशोर को प्रशांत किशोर पांडे कह करके बुलाते हैं। मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं कि एक तरफ आप उनको जाति से संबोधित करना चाहते हैं, आरजेडी के तमाम प्रवक्ता यही करते हैं, लेकिन मैं आपसे यह पूछना चाह रहा हूं कि क्या आरजेडी के भीतर इस बात को लेकर के खलबली है कि आपके आधार वोट बैंक में प्रशांत किशोर घुसने का प्रयास कर रहे हैं? पंकज जी, बहुत क्लियर 2-3 लाइन की मैं बात करके आप बात को मैं खत्म कर दूंगा। पहली बात तो कि प्रशांत किशोर शराबबंदी के खिलाफ है या शराबबंदी कानून के खिलाफ है, शराबबंदी नहीं है। प्रशांत किशोर बहुत नई बात कर रहे हैं, अभी बात कर रहे हैं। प्रशांत किशोर से पहले तेजस्वी यादव जी ने सदन में इस बात को भरपूर और मजबूती से रखा। आरजेडी के कई नेताओं ने सड़क पर उतरकर इसका विरोध करा कि शराबबंदी बिहार में लागू नहीं है, इंप्लीमेंटेशन नहीं है। शराबबंदी कानून लागू होना चाहिए, मैं इसका समर्थन करता हूं, मगर शराबबंदी का इंप्लीमेंटेशन गलत है। ये प्रशांत किशोर के पार्टी के पैदा होने से और प्रशांत किशोर के राजनीति में आने से पहले से हम लोग ये बात कर रहे हैं। और प्रशांत किशोर जो आज बात कर रहे हैं शराबबंदी को लेकर, शराबबंदी अगर बिहार के अंदर है तो उसमें प्रशांत किशोर की बहुत बड़ी भूमिका है, और जो लॉ एंड ऑर्डर फेल्यूर की बात है उसमें प्रशांत किशोर की बहुत बड़ी भूमिका है। अब बात रही पिछड़ों की बात करना, दलितों की बात करना और मुसलमानों के अधिकारों की बात करना, ये बिल्कुल प्रशांत किशोर के मुंह से शोभा नहीं देता है। प्रशांत किशोर पांडे एक डबल स्टैंडर्ड आदमी है। मैं पूरे डिबेट में आपको कह रहा हूं कि प्रशांत किशोर पांडे एक डबल स्टैंडर्ड व्यक्तित्व है, जो हर एक मुद्दे पर, कई मुद्दों पे, आप जब बिहार में आज जो सवाल ये खड़ा कर रहे हैं, इन्होंने सरकार का हिस्सा रहते हुए कभी इस तरह की बात कही? आपका कंट्रीब्यूशन दलितों के लिए क्या था जनाब जब आप सरकार का हिस्सा थे? आपका कंट्रीब्यूशन क्या था पिछड़ों के लिए जनाब जब आप सरकार का हिस्सा थे? आपका कंट्रीब्यूशन क्या था शराबबंदी को लेकर, क्या स्टैंड था? बिहार के प्लान को लेकर क्या स्टैंड था? आप तब कुछ नहीं बोले जब आप मलाई चाट रहे थे, आप तब कुछ नहीं बोले। चलिए, ये आपने अपनी बात, ड्रामा करेंगे अपनी बात कह दी, अपनी बात कह दी आपने। सुनिए, हाँ, 1 सेकंड और, बस 1 सेकंड और। आप बरगला कर आज हवाई बातें कर हमने शुरू में कहा, मेरा ओपनिंग कमेंट था कि शगुफा फेंकने में, छोड़ने में कोई पैसा नहीं लगता। आपको जो फेंकना है फेंकिए, आपको जो कहना है कहिए। ये निराधार बातें कर रहे हैं, इनका हो गया, कोई फाइन, व्यक्तित्व ही नहीं है। फाइन। विवेक जी, ये मैं मानता हूं कि आपने जो बात की है वो कोई और पार्टी ऐसा कहने की हिम्मत नहीं दिखा पा रही है बिहार में। जब विपक्ष में होती है तो शराबबंदी को लेकर के दूसरा राग अलापती है, और जब पक्ष में होती है, मतलब नीतीश कुमार के साथ होती है, तो इनको एग्जीक्यूशन भी बढ़िया दिखता है, आरजेडी को भी दिखता है, तब भी सवाल नहीं उठता है, बीजेपी को भी दिखता है, तब भी सवाल नहीं उठता है। नहीं, एक मिनट, अब सवाल यह उठता विवेक जी कि जिस मुद्दे को आपने टच किया है, छुआ है, क्या आपको नहीं लगता कि यह बैकफायर भी कर सकता है? क्योंकि कहा जाता है कि नीतीश कुमार का बड़ा वोट बैंक जो कि महिलाएं हैं, जो कि शराब का विरोध करती हैं, अगर आप इस तरह की बात करेंगे तो महिलाएं आपके साथ नहीं जुड़ेंगी। देखिए, अगर आपको हुआ है डायबिटीज, मेरी माँ को कहते हैं डॉक्टर कि अगर आपको हुआ है डायबिटीज और आपको कोई कोक दे रहा है तो अच्छा लगेगा पीने में, लेकिन आपका सबसे बड़ा दुश्मन वो है। तो हम लोग वो हर काम करेंगे जिससे बिहार की जनता का जीवन बेहतर हो। वो काम नहीं करेंगे जिससे वोट मिले। वोट और जाति के राजनीति में तो जनता यहां फंसी हुई है कि भाई देखिए कि इतने पढ़े लिखे लोग को उठाना पड़ रहा है झंडा। अरे कहां कोई ऐसा कहां कह रहा है भैया किन महिलाओं को रोजगार मिल गया? मैं तो इनसे सवाल पूछ रहा हूं, 4 बड़े सवाल इनसे पूछ रहा हूं कि महिलाओं को रोजगार मिल गया, क्या शराबबंदी हो गया? आपको पता है पंकज जी कितने सारे केस हैं? 6.5 लाख केस हैं शराबबंदी को लेकर। पुलिस कहीं मर्डर हो जाए, कहीं कुछ चोरी हो जाए, उसको छोड़कर शराबबंदी के पीछे पड़ी हुई है। उसमें से 1.5 लाख लोग जेल में है। कौन है? अति पिछड़े लोग हैं। तो अगर आपको हो गया है चीनी का रोग तो आपको दवाई देनी पड़ेगी, और वो दवाई बिहार की जनता के लिए है शिक्षा, रोजगार, किसानों की बेहतर जीवन, वो देना होगा। वोट बैंक के चक्कर में तो बिहार को हम लोग यहां पहुंचा दिए हैं
कि पलायन में नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1, शिक्षा में नंबर 1, स्वास्थ्य में नंबर 1, तो सबसे बीमारी में नंबर 1। तो भैया अब आ गया है, बिहार की जनता ने तय कर लिया है, हम लोग को किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए यहाँ पर बैठे, बिहार की जनता ने तय कर लिया कि 2025 में, और आप तो बता दें कल के सभा में तो ये भी तय हो गया कि ये मैटर 2024 में ही सेटल हो जाएगा। अगली 4 उपचुनाव होने वाले हैं, जन स्वराज पार्टी चारों उपचुनाव लड़ेगी और मालूम चल जाएगा कि जनता शिक्षा के साथ है कि जाति के साथ है, जनता रोजगार के साथ है कि धर्म के साथ है। आपने अपनी बात कह दी, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि शराब के टैक्स से क्या आप शिक्षा व्यवस्था सुधार पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और बड़ा सवाल इसलिए भी है क्योंकि तमाम सियासी पार्टियां आपको इस मुद्दे पर घेरेंगी। सवाल ये है कि पहले आप झंडे में गांधी जी का फोटो चाहते थे, अब आप अंबेडकर जी का भी फोटो चाह रहे हैं। ये तमाम ऐसी व्यवस्था आप करना चाह रहे हैं जो राजनीतिक रूप से आपके लिए लाभप्रद हो। पर बड़ा सवाल ये है कि आपने जिस मुद्दे को छुआ है, क्या वो मुद्दा आपके लिए प्रोडक्टिव होगा या काउंटर प्रोडक्टिव होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। विवेक जी आपका, शाहान परवेज जी आपका, डॉक्टर संजय कुमार आपका इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।